फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस के प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तो क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसकी दिशा किसी क्षेत्र से लंबवत बाहर की ओर होती है, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश यानी कोई भी क्षेत्रफल से हमेशा एक सदिश संबंधित होता है जिसकी दिशा क्षेत्रफल से लंबवत बाहर की ओर होती है, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। जैसे ये पूरा बोर्ड एक क्षेत्रफल समझे, तो इस क्षेत्रफल पर एक लंब खींचे जो कि इस क्षेत्र से जस्ट बाहर की ओर हो, इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे, इस लंबवत दिशा को बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश। और इस क्षेत्रफल सदिश का परिमाण क्या होता है? इस पूरे क्षेत्रफल का परिमाण। यानी कोई भी क्षेत्रफल है तो किसी भी क्षेत्रफल से हमेशा एक सदिश संबंधित होता है जिसकी दिशा क्षेत्रफल से लंबवत बाहर की ओर होती है तथा जिसका परिमाण क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर होता है, उसे बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश होता है, तो किसी क्षेत्रफल से संबंधित एक ऐसा सदिश जिसकी दिशा क्षेत्र से बाहर लंबवत की ओर होती है, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, वेक्टर ए। तो क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश होता है जो किसी क्षेत्रफल से लंबवत बाहर की ओर होता है और जिसका परिमाण क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर होता है, उसे बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश किसी भी क्षेत्रफल से सदैव एक सदिश संबंधित रहता है जिसकी दिशा क्षेत्रफल से लंबवत बाहर की ओर होती है, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश को किससे प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर ए से, वेक्टर ए। ठीक। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? तो ये वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी भी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती हैं, उन्हें हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती है, उसको बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लगातार प्रदर्शन करे वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब ये बल रेखाओं के गुण क्या है, इनके गुण पढ़ लेते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण में पहला गुण है कि ये बल रेखाएं हमेशा धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। ये बल रेखाएं, ध्यान रखिएगा, ये है धन ध्रुव और ये है ऋण ध्रुव। धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव पर समाप्त हो जाती ये रेखाएं। इस तरीके से धन ध्रुव से निकल रही है और ऋण ध्रुव पे जाके समाप्त हो जा रही है, ऐसी रेखाओं को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती हों, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे ही धन ध्रुव से ये रेखाएं निकलती हैं और ऋण ध्रुव पे जाके समाप्त हो जाती हैं। ये बल रेखाएं धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव पे समाप्त हो जाती हैं, इन्हें हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण में पहला गुण कि ये बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। फिर दूसरा गुण क्या है कि दूसरा गुण यह है कि ये बल रेखाएं ध्रुवों पे काफी पास पास होती हैं। ध्रुवों पे, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव पे देखिए काफी पास पास हैं, जबकि ध्रुवों से दूर हटेंगे तो ये बल रेखा देखिए दूर होती चली जा रही है। ये बल रेखा ध्रुवों के पास पास और ध्रुवों से दूर, एक दूसरे से दूर होती चली जाती है। फिर तीसरा गुण क्या है कि इन बल रेखाओं के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श की दिशा, स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये तीसरा गुण है।
ध्यान रखिएगा, वे काल्पनिक रेखाएं जो धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव पे समाप्त होती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इन बल रेखाओं के गुण क्या है? इन बल रेखाओं की खासियत यह है कि यह धन ध्रुव से निकलती है और ऋण ध्रुव पे समाप्त हो जाती हैं। दूसरा गुण क्या है कि यह ध्रुवों पे काफ़ी सक्रिय होती हैं, यानी काफ़ी पास पास होती हैं, जबकि ध्रुवों से हट के देखेंगे तो ये एक दूसरे से दूर होती चली जाती है। देखिए यहाँ से एक दूसरे से दूर होती चली जा रही है, यहाँ पे फैली हुई है। तीसरा गुण क्या है कि इन रेखाओं की किसी भी बिंदु पे जो स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी बिंदु पी पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? ये। तो बिंदु पी पे, यानी कि जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है, अब इस बिंदु पी पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से जो वैद्युत बल रेखा गुजर रहा है उस पर स्पर्श रेखा खींच देना है। तो यह स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी ये क्या बताएगी? इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो बड़ी इजी तरीके से हम लोग किसी भी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था वैद्युत बल रेखाएं। अब जो अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जो चैप्टर का नाम है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जैसे ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये वैद्युत क्षेत्र है। ये कोई वैद्युत क्षेत्र है ये। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम कल्पना करते हैं कि कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल जो है वह मान लेते हैं, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं a। जब ये पृष्ठ का क्षेत्रफल a है तो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। तो इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी? इस क्षेत्र से जस्ट लंबवत बाहर की ओर, तो लंबवत बाहर की तरफ दिखा नहीं सकते। तो हमने माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ए है और इसमें इस क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्र है ए। तो इस क्षेत्र से होकर कुल कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला बल रेखाओं की संख्या, बल रेखा भी पीछे पड़े हैं, ये बल रेखाएं दिखाई गई है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, सॉरी वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स जैसे ये बल रेखाएं, किसी वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है इसे। ये वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र है ई, और इसमें कोई एक पृष्ठ है, बहुत छोटा सा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल है, मान रहे हैं डी ए, क्षेत्रफल है डी ए। तो अगर हम मान लें कि यह जो क्षेत्र है ऐसे ना हो कि कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, तो इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश होगा, इस क्षेत्र से जस्ट लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो ये है क्षेत्रफल सदिश, इसका वेक्टर डी ए, ये है डी ए, वेक्टर डी ए, और ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये मान लेते हैं कि एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र में कोई भी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमने माना कि एक वैद्युत क्षेत्र है ई और इसमें एक छोटा सा अवयव रखा गया है डी ए जिसका क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इस क्षेत्र से लंबवत बाहर की ओर, वेक्टर डी ए। वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण कितना है? थीटा। तो इस क्षेत्रफल का वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर घटक देखेंगे तो क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी सदिश से जो सटी हुई वजह से कोण बनता है उसमें हमेशा कॉस का गुणा होता है, यानी इसका क्षैतिज घटक है तो क्षैतिज घटक में हमेशा कॉस का गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया डी ए कॉस थीटा। तो यानी इस क्षेत्र से कुल कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी? ई और डी ए कॉस थीटा। तो इसको बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बराबर, अब देखिए छोटा सा अवयव है तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा सा होगा, तो डी फाई। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। ई और डी ए एक ही दिशा में, इस दिशा में कितनी बल रेखा गुजर रही है कैसे पता चलेगा? ई डी ए कॉस थीटा का गुणा करके, तो ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए हमको केवल छोटा सा फ्लक्स नहीं चाहिए, पूरा फ्लक्स चाहिए। तो यहाँ पे फ्लक्स फाई निकालना, तो इधर डी मतलब अवकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समाकलन। ये फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इधर समाकलन हो जाएगा, हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा।
इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और तो देखो ई सदिश राशि है, डी ए भी सदिश राशि है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा जब हटाओगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, डॉट, और ये सदिश में हो जाएंगे। ये हो गया वैद्युत फ्लक्स। मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रा होता है न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम और इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये है वैद्युत फ्लक्स। अब इसकी स्थिति देखते हैं, विशेष स्थिति। तो केस फर्स्ट क्या है, अच्छा यहाँ पे थीटा क्या है ये भी लिखते हैं। जहाँ थीटा वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण है। थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण। अब हम मान लेते हैं कि अगर यह थीटा 0 डिग्री पे हो, यदि थीटा क्या हो 0 डिग्री, 0 डिग्री होने का मतलब कि यह क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो, तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में हो तब, यानी क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर, तो क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स फाई बराबर क्या है, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान है 0 डिग्री, तो इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, यानी फ्लक्स इतना आएगा जो कि अधिकतम फ्लक्स होता है, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू ही अधिकतम होता है 1, और इससे ज़्यादा कॉस का वैल्यू होता नहीं। फिर केस सेकेंड क्या कि मान लेते कि क्षेत्रफल सदिश इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पे, यानी ऐसे हो, तो यहाँ से यहाँ कितना बन जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या ले लें 90, यानी क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। जब क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो इस स्थिति में फ्लक्स क्या होगा 0, कब, जब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, तो फ्लक्स कितना होगा 0 होगा। तो ये रहा वैद्युत फ्लक्स। गॉस ने फ्लक्स, अब इसके बाद बढ़िया गॉस ने बताया था कि कैसे वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किया जा सकता है। तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए उन्होंने नियम दिया था, लेकिन यह नियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए, यानी कि मेन उद्देश्य था कि वैद्युत क्षेत्र को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो गॉस ने एक नियम दिया वैद्युत फ्लक्स के लिए, वही नियम हम यूज करेंगे आगे चल के, तो वैद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है गॉस का नियम। तो गॉस ने क्या बोला था कि गॉस ने बोला कि किसी भी परिबद्ध पृष्ठ, परिबद्ध मतलब जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि कोई पृष्ठ है जैसे ये, और इससे हम मान लिया आवेश कितना घिरा है Q, तो इससे कुल कितना वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही, इसी को बोलेंगे फ्लक्स। इन बल रेखाओं की संख्या को ही बोलते थे फ्लक्स, फाई दिखाते थे। तो गॉस ने क्या बोला कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स है फाई, वह पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश यानी Q का 1/ε0 गुने के बराबर होता है। यानी वैद्युत फ्लक्स जो होगा वह Q का 1/ε0 गुने के बराबर होगा, ऐसा गॉस ने बोला। क्या कहा कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये है गॉस का प्रमेय। और हमें मालूम है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए। अभी हमने पढ़ा था कि फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए बराबर क्या हो गया Q/ε0। यही है गॉस का प्रमेय। यानी अच्छा, ये इंटीग्रल में गोला बनाया गया है जो 0 जैसा, वह क्या है, वह बता रहा है बंद पृष्ठ, क्योंकि गॉस ने बोला था बंद पृष्ठ के।
तो किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुने के बराबर होता है। ये है गॉस का प्रमेय। अब इसका हम डेरिवेशन पढ़ते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। तो इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं। हम मान लेते हैं उपाधि, माना Q आवेश का वैद्युत क्षेत्र R दूरी तक है। हमने समझा कि कोई आवेश Q है, यह Q, और इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वह R दूरी तक फैला हुआ है। वैद्युत क्षेत्र यह है Q, और इसका जो वैद्युत क्षेत्र है R दूरी तक फैला हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र आवेश के चारों तरफ होता है। तो हमने मान लिया कि किसका वैद्युत क्षेत्र R दूरी पर, तो R दूरी पे ये वैद्युत क्षेत्र है। तो गॉस ने क्या बोला कि वैद्युत क्षेत्र में कोई भी बंद पृष्ठ है तो उससे निर्गत कुल जो फ्लक्स होगा वह आवेश घिरे हुए आवेश 1/ε0 गुने के बराबर होगा। तो ये देखिए R दूरी तक वैद्युत क्षेत्र है, तो इस वैद्युत क्षेत्र में ये मान लेते हैं पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है, और इस बंद से कितना आवेश घिरा है, ये Q घिरा हुआ है। तो इस पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, यानी इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो होगा Q/ε0। इसी का कैलकुलेशन करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु P है, तो इस बिंदु P पे कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा फिर, तो R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हमको प्रूव करना है कि E.dA बराबर Q/ε0। तो E क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का क्या करेंगे, क्षेत्रफल सदिश से गुणा करके समाकलन कर देंगे। तो आंसर कितना आना चाहिए, Q/ε0 आना चाहिए। तो इसीलिए क्या निकालेंगे कि R दूरी पर आखिर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, 1/4πε0। कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला 1/4πε0 आवेश और बटे आवेश से इस बिंदु की दूरी का वर्ग, R है तो R का वर्ग। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र कूलाम के नियम से। अब वैद्युत क्षेत्र पता चल, अब क्या पता करना है, क्षेत्रफल सदिश। तो इस बिंदु P पे हम कोई क्षेत्रफल ले लेते हैं, छोटा क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल सदिश क्षेत्र से जस्ट बाहर लंबवत की गोला है, पूरे पे कोई एक छोटा सा पृष्ठ लोगे तो उस पर लंब खींचोगे तो एकदम जस्ट बाहर होगा। तो ये लंब हो गया क्षेत्रफल सदिश से DA। और आपको मालूम है कि बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र है E बराबर इतना है, तो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, इसकी दिशा, तो तुमको मालूम कि ये धन आवेश है, तो धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र हमेशा किधर होता है, बाहर की तरफ। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा E। तो E और DA इनके बीच कोण कितना है, दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो कोण कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। एक ही दिशा में कोई कोण नहीं बनता। तो इसकी दिशा क्या है, अगर इसको मान ले O और इसको मान ले P, तो O से P की तरफ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, O से P की तरफ, तो OP के अनुदिश इसकी दिशा यहाँ पर लिखी। तो अब माना P पर कोई क्षेत्रफल अवयव DA है। तो क्षेत्रफल अवयव D है, तो इस क्षेत्रफल अवयव DA से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो DA से निर्गत फ्लक्स, तो फ्लक्स का फार्मूला, अब देखो छोटा सा अवयव है तो फ्लक्स भी छोटा सा होगा। तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स d फाई इक्वल टू क्या होगा, E और डॉट D, तो E डॉट D, तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो E डॉट DA मतलब E DA कॉस है थीटा, तो E और DA कॉस है थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान 1, तो E DA हो गया।
ये मिल गया डी फाई। और हमको क्या निकालना है, कुल फ्लक्स निकालना है। एक छोटा सा अवयव है और इसी छोटे अवयव के लिए जो फ्लक्स मिला है उसका अगर समाकलन कर दें पूरा फ्लक्स मिल जाएगा। तो अतः कुल फ्लक्स यानी फाई बराबर, यानी इंटीग्रल ई डॉट डी ए, कुल फ्लक्स यानी फाई बराबर। तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए को हमने सॉल्व किया है, क्या आया है ई डी ए। अब ई डी ए का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और इंटीग्रल हो गया डी ए। क्यों इंटीग्रल ई को बाहर रख दिया गया, क्योंकि डी के बाद ए है, तो इस फार्मूले में कहीं पे भी क्षेत्रफल नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका समाकलन नहीं होगा, केवल इसका होगा। अब जब इसका समाकलन होगा तो पूरा मिलेगा क्षेत्रफल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया ए। डी ए का समाकलन केवल ए होता है, और ए क्या है, इस गोले का क्षेत्रफल। तो इस गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स बराबर। तो देखो हमने प्रूव कर दिया, फ्लक्स बराबर क्या होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी को हमने क्या लिखा था, इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्रूफ हो गया गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय हमने कैसे प्रूव किया, कूलाम के नियम की सहायता से। हमने क्या किया, एक बिंदु आवेश माना, इसका वैद्युत क्षेत्र r दूरी तक स्थित है, तो एक गोला बना दिया। अब इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा यही कैलकुलेट करना है, तो हम पूरे पृष्ठ का ना निकाल के इस पृष्ठ पे एक छोटा सा अवयव का निकाल लेते हैं। एक छोटे से अवयव का हमने फ्लक्स निकाला तो डी फाई करके, अब इसी अवयव के लिए हमने पूरे समाकलन कर दिया तो पूरे का मिल जाएगा। हमने समाकलन कर दिया तो पूरे का फ्लक्स मिल गया। और पूरा फ्लक्स के लिए हमने बोला था गॉस कि जो कुल फ्लक्स होगा वह आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होगा। तो कुल फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। तो ये गॉस का प्रमेय खत्म हुआ। अब आगे पढ़ेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग।